अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 10 एवोल्यूशन के तमाम एमसीक्यू जो एनटीएस 2009 से लेकर 2019 में पूछे गए हैं। उन तमाम एमसीक्यू को हम बाकायदा आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला एमसीक्यू जो कि 2009 एनटीएस के पास पेपर में पूछा गया। इसमें कहा जा रहा है इन द हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, एक फॉर्मूला दिया गया हार्डी एंड वेनबर्ग लॉ का। क्यू स्क्वायर रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ, इस फॉर्मूले में क्यू स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है? ए में कहा जा रहा है होमोजाइगस डोमिनेंट, बी में कहा जा रहा है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, सी में कहा जा रहा है हेटेरोजाइगस रिसेसिव, डी में कहा जा रहा है होमोजाइगस रिसेसिव और इसमें कहा ई में कहा जा रहा है बाई एंडेड जीन। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है, जिन्होंने हार्डी एंड वेनबर्ग लॉ वाला हमारा लेक्चर अटेंड किया है उनको बासानी मालूम है कि ये शो करता है होमोजाइगस रिसेसिव को। क्यू स्क्वायर कैसे शो करता है? होमोजाइगस रिसेसिव को। फिर इसके बाद जो अगला हमारे पास है सवाल जो 2019 में दूसरा सवाल भी इसी चैप्टर से पूछा गया है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट चार्ल्स डार्विन्स थ्योरी। चार्ल्स डार्विन थ्योरी के हवाले से हमें एक करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो सेलेक्ट करना है। ए में कहा जा रहा है द इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज हैव वेरिएशन अमंग देम, बी में कहा जा रहा है देयर इज ऑलवेज अ टेंडेंसी ऑफ ओवर प्रोडक्शन इन ए स्पीशी, और इसी तरीके से सी में कहा जा रहा है वास्ट ग्रेजुअल चेंजेस रिजल्ट इन द ओरिजिन ऑफ इनकरेक्ट। देखिए चार स्टेटमेंट सही है, हमें इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है। ओके, वास्ट ग्रेजुअल चेंजेस रिजल्ट इन द ओरिजिन ऑफ अ न्यू स्पीशी। डी में कहा जा रहा है फेवरेबल वेरिएशन सर्वाइव एंड अनफेवरेबल विल बी एक्सट्रीमेटेड। ई में कहा जा रहा है इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन अकर बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज। इंट्रा स्पेसिफिक तो सेम इसके दरमियान होता है ना, यहाँ कह रहा है इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन अकर बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज, नहीं वो तो इंटर होता है। और फिर कहा जा रहा है इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन अकर बिटवीन सेम इंडिविजुअल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारे पास ई होगा। बाकी चारों के चारों जो थे वो किसके थे? चार्ल्स डार्विन के सही स्टेटमेंट थे। ई इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये 2009 में दो एमसीक्यू जो पूछे गए थे वो बताए। आइए अगले साल में हम देखते हैं कि कौन सा सवाल पूछा गया है। ओके, तो 2011 में पूछा गया है लामार्क थ्योरी इज बेस्ड ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सेप्ट। ए में कहा जा रहा है फैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, दूसरे में कहा जा रहा है यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन, तीसरे में कहा जा रहा है नेचुरल सिलेक्शन, चौथे में कहा जा रहा है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। अब लामार्क थ्योरी की बात हो रही है, ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट बताना है। फैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट तो है, यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन है, नेचुरल सिलेक्शन डार्विन का पॉइंट था, इसका नहीं था, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर भी लामार्क का था। तो तीसरा जो है वो इसका स्टेटमेंट नहीं है। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर क्या है? सी 3 ओनली। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी 3 ओनली। फिर इसके बाद 2012 और 13 में इस चैप्टर से कोई सवाल नहीं पूछा गया। 2014 में इसका सवाल पूछा गया है। आइए हम तलाश करते हैं 2014 में इसका कौन सा सवाल था। 2014 में कहा जा रहा है द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन रेफर्स टू एवोल्यूशन। ये जो ऑब्जर्वेशन जो है वो एवोल्यूशन को रेफर कर रहे हैं। आइए देखते हैं। नंबर 1, इनहेरिटेड वेरिएशन व्हिच आर फेवर्ड इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट आर पास ऑन। ओके, फेवरेबल वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होती है, बिल्कुल सही है। दूसरे में कहा जाए देयर इज अ स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस, बिल्कुल डार्विन का पॉइंट था। तीसरा, इन टाइम फेवर इनहेरिटेड वेरिएशन में एक्यूमुलेट कॉजिंग ग्रेजुअल चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म। फेवरेबल वेरिएशन जो है वो जमा हो जाती हैं और इसके अलावा जो है वो ऑर्गेनिजम्स जो है वो के अंदर तब्दीली आती है। और चौथे में कहा जा रहा है ऑल्दो पॉपुलेशन टेंड टू ओवर प्रोड्यूस दे रिमेन मोर और लेस कांस्टेंट इन नंबर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो ये कह रहा है कि ओवर प्रोडक्शन ये प्रोड्यूस करते हैं। अब हमें क्या करना है? इन व्हाट सीक्वेंस शुड द स्टेटमेंट बी प्लेस्ड टू सपोर्ट डार्विन थ्योरी। हमें इन चारों स्टेटमेंट सही हैं, इन चारों की हमें जो है वो करेक्ट सीक्वेंस बतानी है कि पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। तो हमें जो है बस की करेक्ट सीक्वेंस जो है वो तलाश करनी है। ये 2014 का ये एमसीक्यू है। तो सबसे पहले क्या होती है? ओवर रिप्रोडक्शन होती है।
यानी 4 सबसे पहले आना चाहिए। अब देखो 1 2 3 4, अब इन दोनों में फैसला करना है 4। ओके, फिर ओवर रिप्रोडक्शन के बाद आपको मालूम है कि ओवर रिप्रोडक्शन के बाद स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होती है, तो 4 के बाद 2 आना चाहिए। हमें अपना आंसर मिल गया 4 2 1 और 3, ये चारों की जो है वो क्या है करेक्ट सीक्वेंस। पूरी सीक्वेंस के पीछे मत भागो, 2 सीक्वेंस मिल गई ना, आपको पता है ओवर रिप्रोडक्शन पहले होगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा, 4 और 2। 4 और 2 कहीं पे भी नहीं है, इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है ई। मजीद कंफर्मेशन के लिए आप देख सकते हो कि फिर इसके बाद जो 1 आएगा, इनहेरिटेड वेरिएशन आएंगी स्ट्रगल के बाद, और फिर तीसरा पॉइंट है कि फेवरेबल जमा होना शुरू जाएंगी और ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रेजुअल चेंजेस आएंगी। तो एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है, ई इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद तो 2015 की तरफ, ये अच्छा सवाल था कॉन्सेप्चुअल, जिन्होंने अच्छा सा पढ़ा होगा वही पिक कर सकेंगे। 2015 की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें कौन सा सवाल पूछा गया। टू 2015 में अगर देखें तो आपको क्या ये जाना पहचाना नहीं लग रहा, सेम सवाल कॉपी पेस्ट, सेम सवाल जो है 2015 में अगर आप देखें सेम सवाल सेम ऑप्शन, तो इसका यही कॉपी पेस्ट है। कौन कहते हैं एनटीएस के सवाल रिपीट नहीं होते, आपके सामने है ना, 2014 में भी ये सवाल है, 2015 में भी ये सवाल है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ई है, सेम यही सवाल जो अभी मैंने आपको समझाया। 2015 के बाद हम बढ़ते हैं 2016 की तरफ, देखते हैं उसमें कौन सा सवाल पूछा गया। ओके, इसमें कहा जा रहा है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज बेस्ड ऑन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है किस पे बेस करता है, जेनेटिक रोल इन रिप्रोडक्शन, बी में कहा जा रहा है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, सी में कहा जा रहा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और डी में कहा जा रहा है म्यूटेशन। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, इसका ए, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का करेक्ट पॉइंट तो सिर्फ यही है ना, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। बाकी अफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट था, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का तीसरा पॉइंट था। बाकी तीन ऑप्शन का ताल्लुक लामार्क की थ्योरी से नहीं है, सिर्फ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का करेक्ट पॉइंट, यानी लामार्क थ्योरी का जो करेक्ट पॉइंट है वो सिर्फ बी है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। तो ये हमारे पास जो एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू 2016 के डाउ के पेपर में पूछा गया। आइए अगले, क्योंकि 2016 में तीनों यूनिवर्सिटी ने अपने अलग अलग पेपर कंडक्ट किए थे, हम उसकी तलाश में हैं। अगला सवाल क्या होगा, इसमें कहा जा रहा है इन द हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल पी स्क्वायर बराबर है 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आपको पता है ये किसके बराबर होता है, हार्डी एंड वेनबर्ग स्क्वायर के मुताबिक ये बराबर होता है 1 के, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 2017 में इस चैप्टर से कोई सवाल नहीं आया। 2018 की हम बात करते हैं, इसके 2 सवाल पूछे गए। 2018 में इसके 2 सवाल पूछे गए। तो पहला सवाल है द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विथ, एक मिनट थोड़ा फोकस कर लेते कैमरा, द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विथ द फॉसिल रिकॉर्ड इज कॉल्ड ए जेनेटिक्स, बी टैक्सोनॉमी, सी आर्कियोलॉजी, डी पैलेंटोलॉजी, ई बायोकेमिस्ट्री। फॉसिल रिकॉर्ड के बारे में जो स्टडी होती है उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, तो हमारे पास इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है डी पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी में हम फॉसिल्स के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर डी फॉर डॉक्टर। फिर जो है वो इसी ईयर में एक और सवाल भी जो है वो इसका पूछा गया है, आइए हम तलाश करते हैं कि वो सवाल कौन सा है। ओके, इसमें भी ब्रांच की बात हो रही है। द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म इज कॉल्ड, क्लासिफिकेशन को शो करने वाली ब्रांच कौन सी, ए जेनेटिक्स, बी टैक्सोनॉमी, सी आर्कियोलॉजी, डी पैलेंटोलॉजी, ई बायोकेमिस्ट्री। तो सबको पता है, क्लास 9 के बच्चे को भी पता होगा कि क्लासिफिकेशन वाली जो ब्रांच है वो कौन सी है, टैक्सोनॉमी, बी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद जो है वो 2019 में मैं आपको बताऊं कितने सवाल पूछे गए, 7 एमसीक्यू। हैरत की बात है, यानी एनटीएस का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी चैप्टर से कोई भी सवाल उठा सकता है। यानी पिछले ईयर्स में अगर आप देखें तो एक एक करके है, जबकि 2019 में इसके 7 सवाल एक ही चैप्टर से, जो कि इंटर के लिहाज से तो बड़ा माइनर चैप्टर माना जाता था हमारा। ओके, तो आइए इस 2019 का जो पहला सवाल है, वैसे सवाल बहुत बच्चों वाले उठाएं। विच फैक्टर डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ वेरिएशन शुड बी फ्लोरिश एंड पास ऑन इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। कौन सा फैक्टर शो करता है कि विच फैक्टर डिसाइड, कौन सा फैक्टर डिसाइड करेगा कि व्हाट टाइप ऑफ वेरिएशन शुड बी फ्लोरिश, कौन सी वेरिएशन होगी जो अगली जनरेशन तक जाएगी, ए स्पीशी, बी पॉपुलेशन, सी सर्वाइवल और डी इन्वायरमेंट।
तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर क्या है? कौन सा फैक्टर डिसाइड करेगा? एनवायरमेंटल फैक्टर डिसाइड करेगा कि कौन सी वेरिएशन जो है वो अगली जनरेशन में जाएगी। डी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद हमारे पास जो है वो अगला सवाल, इसका जो है वो दूसरा सवाल, देखो 7 सवाल है एक ही ईयर में। इसमें कहा जा रहा है देयर एग्जिस्टेड 2 वेराइटीज ऑफ फीमेल फ्रेश वाटर मोलस्क इन विच सम वर स्ट्रीमलाइन एंड सम हैड ह्यूज बल्ब। भाई जो फ्रेश वाटर फिश है ना, फ्रेश वाटर मोलस्क है, उसकी 2 वेराइटी है, कुछ स्ट्रीमलाइन थिन है और कुछ हाई बल्ज मोटे। Over the generation, male freshwater mollusk learned that the high bulge favor more production of offspring. और जनरेशन के बाद जो है वो मेल फ्रेश वाटर मोलस्क ये जान गए कि जो मोटी मोलस्क हैं वो न्यू जनरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, सो दे स्टार्टेड प्रीफरिंग टू मैट विद फीमेल हैविंग हाई बल्ज। लिहाजा वो मैटिंग जो है वो उस फीमेल के साथ करना पसंद करते हैं जिसका बल्ज ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू स्ट्रीमलाइन के मुकाबले में। विल दिस अफेक्ट हार्डी एंड वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इन द पॉपुलेशन? क्या वो हार्डी और वेनबर्ग की इक्विलिब्रियम पर क्या ये अफेक्ट करेगा? ए में कहा जा रहा है नो इट विल नॉट अफेक्ट हार्डी एंड वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। बी में कहा जा रहा है यस इट विल अफेक्ट हार्डी एंड वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। सी में कहा जा रहा है इट विल हेल्प टू बैलेंस इक्विलिब्रियम। डी में कहा जा रहा है हार्डी एंड वेनबर्ग इक्विलिब्रियम डज नॉट अप्लाई हियर। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो हमारे पास है वो है बी, यस, क्योंकि हार्डी एंड वेनबर्ग ने कहा था कि उसमें होता है ना द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील remain same from generation to generation provided that same condition exist। यहाँ तो कंडीशन चेंज हो गई ना भाई, उसमें तो कहा था कि प्रोवाइडेड दैट सेम कंडीशन जो है ना वो क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए। जबकि यहाँ क्या हो गया कि मेल फ्रेश वाटर मोलस्क सीख गए कि वो क्या करेंगे, वो हाई बल्ज के साथ मैटिंग करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, जनरेशन टू जनरेशन में जो है वो हार्डी और वेनबर्ग के इक्विलिब्रियम पर फर्क पड़ेगा। उसमें कहा था कि सेम कंडीशन का एग्जिस्ट होना क्या था, जरूरी था। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। फिर जो है वो एक और सवाल भी इस ईयर में पूछा गया है, आइए वो तलाश करते हैं वो कौन सा है। इन अ फॉरेस्ट देयर आर लॉट ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, shrubs एंड हर्ब्स। व्हाट विल द पाम ट्री फेस इफ दे ग्रो इन द सेम फॉरेस्ट। हमें कहा जा रहा है कि एक फॉरेस्ट है जिसमें बहुत सारे पौधे हैं, दरख्त भी हैं, छोटी जड़ी बूटियां वगैरह भी हैं। अगर पाम ट्री को हम वहां ग्रो करेंगे वो किस चीज़ को फेस करेगा, इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, बी इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, सी इन्वायरमेंटल कॉम्पिटिशन, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी, क्योंकि भाई इंट्रा सेम स्पीशी के दरमियान कंपटीशन भी होगा, डिफरेंट स्पीशी के दरमियान भी कंपटीशन का सामना होगा, इन्वायरमेंटल कंपटीशन का भी सामना होगा। लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, डी ऑल ऑफ द अबव। फिर इसके बाद जो है इसी ईयर के अंदर एक और सवाल भी पूछा गया। भाई सवाल ही सवाल है भाई, इस चैप्टर से बनाने वाले ने अपनी तरफ से भाई जो दिल चाहे जिस चैप्टर से जितने भी सवाल उठाने थे बना दिए, कोई स्टैंडर्ड नहीं है भाई। Which animals support Darwin's view of inheritance of desirable variation? Which animals support Darwin's view? Darwin's को कौन सपोर्ट कर रहा है, जिराफ, फिंचेस, स्नैक, डी ऑल ऑफ द अबव। इन तमाम की एग्जांपल दी थी, लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी इज द करेक्ट आंसर। फिर एक और सवाल जो है वो इसी 2019 के अंदर जो है वो पूछा गया है, आइए वो सवाल कौन सा है। इसमें पूछा जा रहा है What is Q in Hardy-Weinberg equilibrium? इस फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील, फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ एलील, डी नन ऑफ बोथ एलील। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, Q रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिसेसिव एलील। Q किसे रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिसेसिव एलील, बी इज द करेक्ट आंसर। देखो मिलता जुलता सवाल है ना पास पेपर का, ओके। फिर इसके बाद एक और सवाल भी जो है वो इसी चैप्टर से पूछा गया है। आपको हैरत हो रही होगी कि इतने सारे सवालात एक चैप्टर से कैसे हो सकते हैं, तो हम तलाश करते हैं वो सवाल कौन सा है। ओके, तो वो सवाल है जेनेटिक इक्विलिब्रियम। जेनेटिक इक्विलिब्रियम जो है वो इस ए में कहा जा रहा चेंज ऑफ एलील, चेंज ऑफ allele and gene frequency in a population, stability of allele and gene quantity in a population, change of allele and gene number in a population, stability of allele and gene frequency in a population। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर क्या है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम क्या है, करेक्ट डेफिनेशन बतानी है। तो इसका करेक्ट डेफिनेशन है डी, स्टेबिलिटी ऑफ एलील एंड जीन फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन। इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हमारे पास, इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है वो क्या है,
डी इज द करेक्ट आंसर। फिर वैसे अगला एमसीक्यू जो है ये चैप्टर नंबर 9 का है, लेकिन शायद हमने उस वाली वीडियो में डिस्कस नहीं किया था, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। चूज द टर्म फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ जीन थेरेपी। एक और चीज है जो जीन थेरेपी का पार्ट नहीं है। ए में कहा जा रहा है बोन मेरो ट्रांसप्लांट, बी में कहा जा रहा है रेट्रोवायरस, सी में कहा जा रहा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डी में कहा जा रहा है सोमेटिक सेल। तो इस एमसीक्यू का जो हमारे पास कौन सा जीन थेरेपी का पार्ट नहीं है, तो सिंपल सी बात है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का थेरेपी से कोई लेना देना नहीं है, ये तो क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है, सी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इसके साथ ही चैप्टर नंबर 10 एवोल्यूशन सेकेंड ईयर बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू थे वो तमाम एमसीक्यू को आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया 2009 से लेकर 2019 एनटीएस के पास पेपर तक। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।